वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं इंडियन जीके प्लस पॉलिटी, जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें हमने इंडियन जीके और पॉलिटी डिस्कस की हुई है और डिटेल में डिस्कस की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। अच्छा, तो हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद हम अपने पहले प्रश्न से जो वीडियो शुरू करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था कि संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं और गैर संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में डिफरेंस मैंने अच्छी तरह से पिछली वीडियो में बता दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इससे रिलेटेड मैंने आर्टिकल्स भी बताए थे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है। तो आप लोग रिकॉल करने की कोशिश करें जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है, इससे पिछले वाली वीडियो। तो ये आता है आपका 338 आर्टिकल में। और इससे रिलेटेड एक और बताया था मैंने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल कास्ट है जो 338 में आता है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो वो कौन से आर्टिकल में आता है? 338 के पार्ट ए में जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने पहले प्रश्न से। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि पंचवर्षीय योजना कैसे रिलेट है योजना आयोग से और कैसे रिलेट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से, जिसको हम राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी दे दी थी कि योजना आयोग कब बना था, 1950 में बना था। ये भी बता दिया था कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को किया गया है। ये सारी डिस्कशन मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो पिछली वीडियो में मैंने पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी और कौन सा उसमें जो है फोकस किया गया था, किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में फोकस किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनते हैं और आते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजनाएं चली कितनी है। तो कितनी चली है? 12 चली है। सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इसका आंसर है इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर। कौन सा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास जो है इसका उद्देश्य था। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि। दूसरी में क्या था? औद्योगिक। ऐसे ही जो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, इस पे किस पे फोकस किया गया था? सभी क्षेत्रों पर समावेशी विकास का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो इसमें करनी है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है इन ऑल सेक्टर्स, सभी क्षेत्रों में, चाहे वे कृषि है, औद्योगिक है, जो भी है, कमर्शियल है, सभी में। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने एक मेन पॉइंट क्या बताया आप लोगों को नोट करने के लिए। क्वेश्चन आ सकता है कि आज तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है? तो 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है। आप लोग पूछेंगे कि 12वीं जो थी कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी आपकी 2012 से लेकर 2017 तक। कब तक चली थी? 2012 से 2017 तक 12वीं चली थी। तो 11वीं चली थी आपकी 5 वर्ष के लिए बनी होती है, तो 2012 से 5 वर्ष पीछे कर लीजिए। 2007 से लेकर 2012 तक जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना चली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना चली थी इसमें किस पर फोकस किया गया था? पेपर में आ सकता है इस बार। तो इस पे फोकस किया गया था रिड्यूस पॉवर्टी पर। किस पे फोकस किया गया था? गरीबी को हटाने पर जो है फोकस किया गया था। और 10% तक जो है भारत में गरीबी कम करने का इनका मेन उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की मैं बात कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वीं का मैंने आप लोगों को बता दिया, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास इसका उद्देश्य था और 2007 से 2012 तक चली थी। और पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342
संबंधित है? किससे संबंधित है? 330 से लेकर जो 342 के जो आर्टिकल्स है भारतीय संविधान में, किससे संबंधित है? मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस किया हुआ है, 2 बार ये कंटिन्यू क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग देख ही सकती है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इस बार जो है ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो 330 से लेकर 342 तक जो आर्टिकल्स है संविधान में, वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और प्रतिनिधित्व से रिलेटेड है। कि इसमें बताया जाएगा कि राज्यसभा में एसटी की कितनी सीट्स होंगी, लोकसभा में कितनी होगी, वैसे ही राज्यसभा में एससी की कितनी सीट्स होगी, एसटी की कितनी सीट्स होगी। तो ये सब जो वो कौन से आर्टिकल से बताया गया है, 330 से लेकर 342 तक के आर्टिकल में ये बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ध्यान रखेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है और 2022 में ये दोनों क्वेश्चन एक ही एंट्रांस में आए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूँ इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग पूछेंगे यहाँ पर ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत से जो आर्टिकल रिलेटेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लीजिएगा। 243 जो है, कौन सा 243 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ग्राम पंचायत विलेज पंचायत जो है 243 में है, आर्टिकल 243 पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग के बारे में भी मैंने डिटेल में जो है वो पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ जो नए व्यूअर आए हैं। चुनाव आयोग जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? 324 आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 324 जो है किससे रिलेटेड है? चुनाव आयोग से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूँ इसको भी, पेपर में पूछा जा सकता है इस बार, लाइटली मत लीजिएगा इसको भी। अच्छा, चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है वर्तमान में? हमारे राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। पेपर में पूछा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में भारत के? तो राजीव कुमार। अच्छा, मैंने एक और बताया था कि चुनाव जो चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगर वे 65 साल की उम्र में हो जाते हैं और 6 वर्ष कंप्लीट नहीं कर पाते हैं टेन्योर को, तो वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर उनके 65 साल से पहले 6 वर्ष होते हैं तो 6 वर्ष तक जो उन्हें जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, रखा जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने ये भी बताया था कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, 25 जन 1950 में हुआ था इसका गठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में पूछा जाता है 1950 को। और योजना आयोग का कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग कब एस्टेब्लिश किया गया था योजना आयोग को? 1950 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की, ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो ये कौन से आर्टिकल में आती है? 312 में आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो यूपीएससी वगैरह होते हैं, किस में आते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज किस में आती है? आर्टिकल 312 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी और काफ़ी कुछ आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को प्रश्न बता दिए हैं। ज़्यादा समय इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कौन हटा सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है, आगे आएगा, कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन अपॉइंट करता है। तो दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो है पद से हटा सकता है। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग क्या होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, आप लोगों को पता ही है, HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप लोगों को पता ही होगा। और वर्तमान में जो आजकल जो चला हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जो वो हटा दिया गया है, तो आजकल जो रिक्रूटमेंट करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी एक राज्य लोक सेवा आयोग है। तो इनके अध्यक्षों की जो अध्यक्ष को जो है और जो सदस्य हैं, इनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। और अपॉइंट कौन कर सकता है? तो राज्यपाल अपॉइंट कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इस प्रश्न को। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग क्या होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
PSLV का पूर्ण रूप क्या है? PSLV आप लोग जानते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। PSLV के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है। तो जैसे कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करनी होती है, तो उसके लिए जो एक व्हीकल चाहिए होता है जो सैटेलाइट को अर्थ से लेकर जो है स्पेस में लॉन्च कर सके, तो उसके लिए जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए जाते हैं, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म इसकी PSLV है। अच्छा, पिछले कल मैंने इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे पिछली वीडियो में, कि जो इसरो है वो क्या करता है, स्पेस के लिए काम करता है। भारत की ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO। कब एस्टेब्लिश हुआ था, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है 1969 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया। और DRDO भी बताया था, जिसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1958 में। और DRDO और इसरो के बीच में भी मैंने डिफरेंस बताया था। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि इसरो की क्या फुल फॉर्म है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कब एस्टेब्लिश हुई है, तो ये भी 1969 में हुई है। तो कौन सी फील्ड में काम करती है? स्पेस में। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि सैटेलाइट को लॉन्च करना, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इन्हीं का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर मूव करते हैं एक और, यहाँ से जो इसको कहाँ से लॉन्च किया जाता है, श्रीहरिकोटा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ से कि जो सैटेलाइट्स है वो कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, श्रीहरिकोटा से। नोट कर लीजिएगा, श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ है? भारत में आंध्र प्रदेश में। राज्य आंध्र प्रदेश में जो है वो श्रीहरिकोटा है, जहाँ से जो है सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जाती है इसरो के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, बिट्टो शब्द का क्या अर्थ है? बिट्टो शब्द का क्या अर्थ होता है? बिट्टो शब्द का अर्थ होता है मना करें, मतलब कि फॉरवर्ड करना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होता है, सही आंसर है। माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, बिट्टो के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन के पास बिट्टो पावर है। 5 जो है परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के। कौन कौन से हैं? रशिया, चाइना, USA, फ्रांस और UK, ये परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। अगर किसी इंटरनेशनल मुद्दे पर अगर वोटिंग हो रही है और इनमें से एक भी अगर मना कर देता है कि हम इसके साथ सहमत नहीं हैं, तो वो जो पूरा का पूरा जो वो कैंसिल हो जाएंगे वोट, बाकी 4 वोट जो भी डले होंगे। तो अगर किसी मुद्दे पर, इंटरनेशनल मुद्दे पर अगर किसी सहमति बनानी है, तो सभी वोट 5 के 5 इन परमानेंट मेंबर्स के वोट हाँ में होने चाहिए। तो बिट्टो यही पावर है कि आप मना कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति के पास भी बिट्टो पावर होती है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 3 प्रकार की भारत के राष्ट्रपति के पास बिट्टो पावर होती है। एक होती है आपकी पूर्ण बिट्टो, एक होती है निलंबन बिट्टो, एक होती है पॉकेट बिट्टो। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? पूर्ण बिट्टो वे होती है जिसमें राष्ट्रपति जो पूर्ण रूप से मना कर सकता है। निलंबन बिट्टो वो होती है जिसे विचार के लिए अपने पास रख सकता है और संसद को भेज सकता है वापस कि इस पर पूर्ण विचार कीजिए। लेकिन अगर संसद से द्वारा से वो बिल वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास, तो उसको राष्ट्रपति को जो है साइन करने होता है, आगे फॉरवर्ड करना होता है। अच्छा, तो तीसरी प्रकार की बिट्टो मैंने आप लोगों को बताई राष्ट्रपति की, पॉकेट बिट्टो। तो पॉकेट बिट्टो क्या है? पॉकेट बिट्टो में राष्ट्रपति ना तो मंजूरी देता है ना ही स्वीकृति देता है। मतलब राष्ट्रपति अपने पास रख लेगा और अनिश्चित काल तक जो है उसे अपने पास रख सकता है, नो रिजल्ट जिसको कहते हैं। और ये जो 3 प्रकार की पावर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो बिट्टो का क्या मतलब होता है? मना करना। फॉरवर्ड इसका आंसर होता है, आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है इस प्रश्न को आप लोग कंसेप्टली समझ गए होंगे, क्योंकि कंसेप्ट से ही जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर इस बार इस प्रकार से आया तो अगले बार इस प्रकार से आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन में इनमें से किसके पास जो है वो वीटो पावर नहीं है। तो मैंने आप लोगों को 5 बता दिए यूनाइटेड नेशन कौन कौन से परमानेंट मेंबर जो होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। कौन कौन से है? रशिया, चाइना, USA, फ्रांस और UK, ये 5 जो है परमानेंट मेंबर है और इनके पास वीटो पावर है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे वीटो का मतलब और वीटो पावर्स के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में भी बता दिया मैंने आप लोगों को। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल क्या है? 123। और महाभियोग कब लगता है? कौन से आर्टिकल में है? 61। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पीछे पूछा गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को
रिमूव कौन करता है, हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता था। यहाँ क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, कि नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन कर सकता है, तो इसको राज्य के राज्यपाल, द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो वो नियुक्त करता है, अध्यक्ष और सदस्यों को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपॉइंट कौन करता है, राज्य का राज्यपाल। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाता कौन है, रिमूव कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट इसके पीछे ये है कि मेजरली क्या होता है कि जो पर्सन जो है, जो पावर जो है अपॉइंट करती है वही रिमूव करती है, आपने मैक्सिमम देखा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, राज्यपाल जो अपॉइंट कर रहा है जो स्टेट लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य को, और साथ ही राष्ट्रपति जो है वो उसको रिमूव कर रहा है इनको। तो इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल जो है अपॉइंट कर रहा है, राष्ट्रपति रिमूव कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री टी.एस. ठाकुर डैश भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्योंकि नाम नहीं सुना है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, 43rd जो था इसका बिल्कुल सही आंसर था। टी.एस. ठाकुर जो थे वो 43वें जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन, डी.वाई. चंद्रचूड़। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, चंद्रचूड़ जो है इसके वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस कौन से हैं, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, त्रिलोक सिंह चौहान। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, त्रिलोक सिंह चौहान। कौन, त्रिलोक सिंह चौहान। त्रिलोक सिंह चौहान जो है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, हाल ही में ये बदले गए हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। राष्ट्रपति के कार्यकाल का आधिकारिक कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कितने सालों तक का उनका टेन्योर होता है, 5 सालों तक होता है। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इलेक्शन कमीशन में कन्फ्यूजन होता है बहुत से स्टूडेंट्स को, मैंने बता दिया है। इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। इसको आपने हाईलाइट करके रखना है, नोट करके रखना है, पेपर में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित है। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 33। आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो है अमेंडमेंट किया गया था और बिल पारित किया गया था कब, 2019 में। तो 2019 में जो है इसकी संख्या बढ़ा दी गई थी, कितनी कर दी गई थी, 33 कर दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट रखेंगे, इस बार आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसको स्टार लगा दिया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ी चाहूँगा, ये अंतिम क्वेश्चन था और आप लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की होगी इस वीडियो से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अपनी प्रेजेंस को जो है कमेंट में ज़रूर शो करिए, आप कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हमें पता चलते रहे कि आप लोग जो है वो कंटेंट देख रहे हैं। अपनी प्रेजेंस को जरूर कमेंट बॉक्स में शो करते रहिए। थैंक यू सो मच।